दोस्तों नमस्कार। ए टू जेड बाई मनीष में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार विधान परिषद, जिसमें डीईओ का एग्ज़ाम हुआ था। वो हुआ था 10 मई 2026 को डीईओ का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि बिहार विधान परिषद के डीईओ का एग्ज़ाम था। उसमें पूछे गए जनरल साइंस के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम साइंस के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, बाकी अगली वीडियो में हम नेक्स्ट जीके के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। अब यहाँ पे हम कुल 15 साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार के पर्सपेक्टिव से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था साइंस का क्वेश्चन। तो यहाँ पे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी कि अनचेंज रहती है। तो जब प्रकाश की किरण की बात की जाए तो वायु यहाँ पे क्या है, वायु क्या है, ये विरल माध्यम है, जबकि कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसके फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि आवृत्ति क्या होता है, उसका अनचेंज रहता है। जबकि स्पीड और वेवलेंथ में कमी आ जाती है, स्पीड और वेवलेंथ में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अनचेंज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। 47 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, यानी कि चालक के प्रतिरोध के बारे में पूछा जा रहा है। तो बात अगर करें चालक के प्रतिरोध की, तो चालक की प्रतिरोध जो है लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ का यहाँ पे पदार्थ की मात्रा, यानी कि पदार्थ की प्रकृति और तापमान, 4 चीज़ों पे यहाँ पे निर्भर करता है। तो 4 चीज़ें अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो, क्योंकि पदार्थ की प्रकृति, किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है वो पदार्थ की प्रकृति, तापमान, क्षेत्रफल और लंबाई पे निर्भर करता है। अब इसका रिलेशन क्या होता है, लंबाई से रिलेशन क्या होता है इसका, रेसिस्टेंस का अगर देखा जाए तो इसमें रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लंबाई के, यानी कि किसी भी तार का लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस कितना क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का लेंथ से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे एरिया, एरिया का मतलब क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसमें एरिया जो है ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शन ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा। कहने का मतलब अगर एरिया कम है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एरिया से रिलेशन क्या हो गया इसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। उसके बाद में पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे पदार्थ से भी यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, रिलेटेड है, क्योंकि अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध जो होता है अलग अलग होता है। उसके बाद में टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने से पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या है, प्रतिरोध से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। 48 नंबर में एक न्यूमेरिकल पूछा गया है यहाँ पे, और ये न्यूमेरिकल बड़ा ही आसान सा है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। पूछा गया है कि 220 वाट और 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध का अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो R बराबर में क्या हो जाता है, V² अपॉन में P। अब यहाँ पे V² अपॉन में P, V क्या है, यहाँ पे 220 वोल्ट है और P क्या है, पावर है, जो कि 100 वाट यहाँ पे दिया गया है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 220 का स्क्वायर करेंगे और बट्टा 100 करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 484 ओम। तो क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जब अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो बनता है वास्तविक एवं उल्टा और अनंत पर बनता है। कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु के आकार से बहुत ही बड़ा बनेगा। ये भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वस्तु के आकार से बहुत ही बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन डी सी इसका
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। 50 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक अधिकतम है। अब किसका मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर वायु की बात की जाए एयर की, तो इसका अपवर्तनांक होता है लगभग 1.1, जल का अपवर्तनांक होता है लगभग 1.33 और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52, जबकि हीरा यानी डायमंड का अपवर्तनांक देखा जाए तो 2.42 के आसपास में होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है, तो मैक्सिमम में दिख रहा है किसका है, डायमंड का। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। अब यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या कहता है कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी चीज़ अगर एक बार पुरानी स्थिति से दूसरी स्थिति में चली जाए तो उसको वापस पुरानी स्थिति में लाया जा सकता है। यानी कि जैसे बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ अगर पिघल जाए तो उसे वापस हम बर्फ़ में बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इस तरीके के जो भी उदाहरण हैं वो है भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल यहाँ पे चेंज। अगर बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन में पुरानी स्थिति में वस्तु को लाना बहुत ही कठिन और एक तरीके से असंभव होता है। जैसे दूध से दही बनना, कागज़ का जल जाना, लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। क्योंकि लोहे पे जंग लग जाएगा तो फिर उसे वापस लोहे की तरफ बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्या है, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल में पूछा जा रहा है कि जब जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होगी तो कौन सी गैस निकलेगी। तो जिंक की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे निकलती है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल देखेंगे 53 नंबर। सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पूछा जा रहा है। अब एसिड स्ट्रॉन्ग और दुर्बल, दो प्रकार से एसिड को हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। प्रबल अम्ल की बात करें तो वो क्या है, पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाती है। प्रबल अम्ल पूरी तरीके से क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है और बहुत बड़ी मात्रा में H+ आयन देते हैं। बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल क्या है, पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। अब प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण अगर देखें प्रबल अम्ल के, तो उसमें है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। और प्रबल अम्ल का यहाँ पे कैसे चेक किया जाता है कि उसका pH जो होता है बहुत ही कम होता है। pH क्या होता है, 0 से 2 के आसपास में होता है। जबकि अगर दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल यहाँ पे पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होता है और बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे क्या देता है, वो पूरी तरीके से आयन नहीं देता है। और यहाँ पे दुर्बल अम्ल की बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो उसमें है एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। इसका pH होता है 3 से 6 के बीच में, इसका pH थोड़ा सा ज़्यादा रहता है प्रबल अम्ल की अपेक्षा। तो अब हम ऑप्शन में यहाँ पे अगर देखें तो पूछा जा रहा है कौन सा प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल में अगर देखें तो एसिटिक अम्ल पहला ऑप्शन देखें तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है। सिट्रिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है। जबकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने देखा था क्या था, प्रबल अम्ल का उदाहरण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर। पूछा जा रहा है कि द pH वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, यानी कि तटस्थ विलयन का pH मान क्या होता है। तो हम सब जानते हैं तटस्थ विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पे 7 होता है तटस्थ विलयन का pH मान। अगर pH मान देखा जाए तो 7 है तो ये क्या है, न्यूट्रल है। 7 से कम है तो ये क्या है, एसिडिक यानी कि अम्लीय है। और 7 से अगर ज़्यादा है तो ये क्या है, बेसिक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस धातु को विद्युत अपघटन द्वारा
प्राप्त किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले विद्युत अपघटन क्या होता है, तो इसके बारे में अगर कॉन्सेप्ट देखें तो उन धातुओं को प्राप्त किया जाता है इस विधि से जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो हाईली क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव है। सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो कौन सा दिख रहा है, एल्युमिनियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है, यानी कि ब्रेन जो है कंट्रोल बैलेंस करता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो सेरेबेलम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या है, ये संतुलन को नियंत्रित करता है और ये क्या होता है, मस्तिष्क के पिछले भाग में उपस्थित होता है, मस्तिष्क के पिछले भाग में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को यहाँ पे रेगुलेट करता है, यानी नियंत्रित करता है। तो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने वाले हार्मोन को कहते हैं इंसुलिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। बाकी सब यहाँ पे ऑप्शन देखें तो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का काम क्या होता है, थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हार्मोन है, थायरोक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, यानी कि उपापचय को नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में ये मदद करता है और ऊर्जा उत्पादन में भी मदद करता है। यह बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी हार्मोन है थायरोक्सिन। बात करें अगर एड्रेनलिन की, तो ये क्या है, इसे कहते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन। लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से एड्रेनलिन को जाना जाता है। प्रोलैक्टिन की अगर बात की जाए तो प्रोलैक्टिन क्या है, महिलाओं के जो फीडिंग वुमेन है उसके मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन हो जाता है प्रोलैक्टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे द्वारा अतिरिक्त जल त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जब पौधे के द्वारा अतिरिक्त जल त्यागा जाता है उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसपैरेशन, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन ये कब होता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, पौधे अतिरिक्त जल त्याग क्यों करते हैं, यानी कि ये त्याग इसलिए करते हैं कि ये पौधे के जो तापमान है उसको नियंत्रित कर सके और जड़ों से, पौधे के जड़ों से पानी और खनिजों को ऊपर की ओर खींचने के लिए खिंचाव पैदा करती है एक तरीके से। और ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है, पौधे की पत्तियों में उपस्थित जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे कहते हैं रंध्र, यानी कि स्टिग्मा कहते हैं, उसके द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है वाष्पोत्सर्जन की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59, कोशिका का ऊर्जागृह किस कोशिकांग को कहते हैं। तो यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ओ नेगेटिव को यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी जो है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी कि सार्वभौमिक सार्वग्राही कहा जाता है इसको। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर के बारे में पूछा गया है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में बिहार विधान परिषद के DU एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। अब अगली वीडियो में और GK के क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।